दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों आज एक बड़ी विशेष चर्चा होने वाली है। बिहार में हमारे आंखों के सामने जो नजारा अभी दिखाई दे रहा है वो आज समझने की कोशिश करनी है। चुनाव के पहले चरण को अब बहुत ही चंद दिन बाकी है और साथ ही साथ वो जो नजारा दिख रहा है बिहार में नजरों के सामने, जो आंखों के सामने है, उसके पीछे क्या चल रहा है ये समझने की आज कोशिश करनी है। और आज के जो मेहमान है वो बड़े विशेष इसलिए भी है, दो या तीन बार आप मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मेरी गलती है कि मैं उनको लगातार या थोड़ा फ्रिक्वेंटली नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि वो इस समय तो ये था कि बिहार के चुनाव में वो भी काफी प्रवृत्त हैं और हो सकता था कि शायद उनको टिकट भी मिल जाती, तो फिर इसीलिए वो व्यस्त भी रहे, तो ये भी एक कारण रहा। लेकिन मैं अपने साथ जोड़ने जा रहा हूं अंगेश सिंह साहब को। अंगेश सिंह साहब जो हैं वो, मैं परिचय दे दूं एक छोटा सा, फिर मैं उनको जोड़ देता हूं। वो ये जब अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन की लहर में एक पार्टी खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी, उस आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के आम लोगों तक पहुंचाने में जिन लोगों ने जमीनी मेहनत जो की, जमीन पे रह के, ग्राउंड पे लेके, उनमें उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है और इसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी कोई इनकार नहीं कर सकते। दिल्ली के पिछले चुनाव तक वो आम आदमी पार्टी के बड़े, दिल्ली के शीर्षस्थ जो कुछ नेता माने जाते थे उनमें से एक थे। बिहार का प्रभार उनको सौंपा गया था, पर उनको जब लगा कि इस पार्टी में बहुत कुछ ऐसा खेल हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, और उनको लगा कि उनके सिद्धांतों के साथ, जो सिद्धांतों को लेकर वो राजनीति में आए थे और इस पार्टी में जुड़े थे, जब उनको लगा कि ये उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उन्होंने उस पार्टी से जो है एक तरह से कहें कि मुंह मोड़ा। और हमने उस समय इंटरव्यू किया था उनका जब चुनाव थे, तो उन्होंने कहा था कि अब वो पार्टी में रहकर ही पार्टी को दिल्ली में सबक सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी रहे, ऐसा उनका मानना है। खैर, मैं वहां पे मेरे मतभेद है उनसे, लेकिन जो है उनका जो स्टेचर है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद वो कांग्रेस में जुड़े और कांग्रेस से उनको टिकट मिल सकती थी, लेकिन खैर वो नहीं मिली। ये सब इसलिए बताया क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है। अंगेश सिंह राजनीति की नब्ज को पकड़कर कह सकते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है। इसलिए आज मैं उनको ना एक पॉलिटिशियन के तौर पे मैंने आमंत्रित किया है, लेकिन मैंने एक राजनीति को बहुत ही करीब से देखने परखने वाले एक विशेषज्ञ के तौर पर उनको आज मैंने इनवाइट किया है और मैं उनको जोड़ रहा हूँ। वो अभी बिहार में ही है और लखीसराय से शायद वो लड़ सकते थे, लेकिन फिर वो हुआ नहीं, लेकिन नजर बना के बैठे हुए हैं। तो आज उनसे ये समझेंगे कि बिहार में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने, उसका जिक्र करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक इस मंच को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अपने साथियों से भी करवा लें। हम स्वागत कर रहे हैं अंगेश सिंह साहब का, ठीक है। और बिहार डायलॉग का उन्होंने जो है नहीं चलाया, मतलब कि वो खुद भी अब लगता है शायद यूट्यूबर बन गए हैं या चल रहा है। तो सिंह साहब, ये कैसा, इसको कैसे शुरुआत यहीं से करते हैं हम, कल ही के दृश्य से। हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 1 तारीख है और 31 को जो हमने दृश्य देखा, कुछ 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ और एनडीए के मंच पर लोग आए, नीतीश जी बाकी सब लोग, और आए और तुरंत चले भी गए। ये जो नजर के सामने दिखा वो नजारा क्या था और उसके पीछे की आप जो सोच समझ रखते हैं वो क्या है, शुरुआत हम वहीं से करते हैं। मयूर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतना प्रशंसा देते हैं, और आपके दर्शकों का धन्यवाद। और ये जो नीचे बिहार डायलॉग लिखा हुआ है, ये बिहार डायलॉग में एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम करता हूँ इस पे, कि बिहार के विभिन्न मुद्दों को छूता हूँ और उस पर एक लंबी चर्चा विद ड्यू रिसर्च हम करके देते हैं।
जो डेटा वेटा होता है वो डेटा और उसके पीछे जो फिलोसफी काम करते हैं उन सारी चीजों को मैं पब्लिक में डालते रहता हूँ। इंडिपेंडेंट वर्क है मेरा इस पे। तो इससे कि चूंकि बिहार के मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है और कई सारे मुद्दे हमने जो उठाए उसको भारत सरकार या बिहार सरकार ने कई कई जगहों पे इंडोर्स किया है। ये मेरी मतलब छोटी सी छोटा सा काम है और छोटी सी उपलब्धि है। चलिए अब आते हैं आपके बिहार के मुद्दे पे। अपने मेरी बातों को रखा और जो अभी तक तो चला था कि भाई एनडीए में ये चला बाइफरकेशन, सीएम फेस, इधर भी सीएम फेस, ये सब सारी चीजें हैं। मेरे नजरों में जो किसी के नजरों में नहीं आ पा रहा है, मैं समझ पा रहा हूं, कल जो हत्याकांड हो या जो मौत हुई है, जो दुलार चंद्र यादव जी और अनंत सिंह वाले प्रकरण, जस्ट वो मेरे बगल के विधानसभा से हैं और उस समीकरण में थोड़ा बहुत हमारा विधानसभा आता है। ऐसे तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्रयास ये है कि कांग्रेस के सदस्य होने के कारण अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं अपने जीत के लिए लगा होता। तो महागठबंधन की सरकार बनाने में हम लगे हुए हैं और अभी भी अगर पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसमें हम लगे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार बन जाए। लेकिन अगर इंडिविजुअल न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो मेरे समझ में यह स्पष्ट तौर पे आ रहा है कि कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसकी समझ शायद बड़े बड़े पत्रकारों को नहीं है, मैं ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन को भी नहीं है, या हो सकता है हो तो वो उसको उजागर नहीं कर पा रहे हो। कल जो कांड हुआ है उसमें मेरी एकदम लोगों ने पूछा तो मेरी प्रथम प्रतिक्रिया यही थी, फर्स्ट जो रेफरेंस होता है, कि ये जनसुराज जैसे दल जो कि अकेले फील्ड में अकेले दौड़ के प्रथम आने वाले हैं, जो बोलते हैं कि या तो मैं अर्श पर पहुंचूंगा या फर्श पर जाऊंगा, ऐसे पार्टी को जानबूझ करके एक हाइप क्रिएट करके एक ऐसा मूवमेंट दे करके कि वो कब्जे में भी रहे और उसका कुछ वजूद भी ना रहे लेकिन हमारे काम का रहे। तो बिहार में 4-5 सीटों पे ये खेल जनसुराज को जिताने के लिए किया जा रहा है और 4-5 सीटें जो है एक अदर पार्टी है जो कि पिछली बार आई थी, जो सीमांचल वाले एरिया में, ओवैसी वाली पार्टी AIMIM के लिए। और बहुत ही दिलचस्प ये है कि कम से कम इस बार बिहार में कई ऐसे, जो आपने हमारे इसे टिकट की बात की तो हमें बहुत सारे हमारे समर्थकों ने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ जाइए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम पार्टी के आस्था जुड़े हुए, हम पार्टी के साथ में रहेंगे। तो बहुत सारे लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं जो एनडीए की तरफ से भी नाराज थे, जो महागठबंधन की तरफ से भी नाराज थे, और वो मजबूत लोग हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजबूत नहीं है। तो उन्होंने त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया है, कहीं कहीं संघर्ष जो है चतुष्कोणीय भी बना हुआ है। तो वैसे में जैसे कि आपको जानकारी होगी कि जनसुराज के 3-4 ऐसे उम्मीदवार को अमित शाह ने अपने बगल में बुला करके, बिठा करके, धमका करके बिठा दिया, जिससे कि बीजेपी को नुकसान हो रहा था। लेकिन ऐसे जगहों पे छोड़ दिया गया है जहां से जदयू, मैं बोल रहा एनडीए के पार्टनर जदयू और लोजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। जनसुराज का उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार, उसको छोड़ दिया गया है और उसी में एक प्रयास के तहत उसको चतुष्कोणीय त्रिकोणीय बनाने का पूरा एक पृष्ठभूमि बनाया जा रहा है। और इसमें से कोई दो मत नहीं रहेगा कि उसमें से कुछ लोग जीत के भी आ जाएं या हारते हारते स्थिति में भी उनको जिता दिया जाए। मैं ये वर्ड गंभीरता से बोल रहा हूं, आप अंगेश भाई, जिता दिया जाए। अंगेश भाई, आप ये कह रहे हैं, नहीं, मैं थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा पीछे और मतलब एक बार फिर से उस सवाल की ओर लेके जाना चाहता हूँ, इस पर हम आएंगे। हमने जो कल सबने, या मतलब 31 तारीख को जो सबने दृश्य देखा कि मौर्या होटल आपकी वहां पे जो है पटना में, वहां पे ये आए और आके 40-60-50 सेकंड में चले गए सब, और उसमें सबसे पहले खड़े होने वाले नीतीश कुमार थे। वो नजारा देख रहे, मतलब सबने देखा। ये क्या था, ये क्यों था, ये पहले समझाइए महाराज। देखिए, हाँ, जो लगातार कहा जा रहा है कि अमित शाह जी बोल रहे हैं, अब तो कुछ उसका उन्होंने भरपाई करने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और इस बात से जदयू और नीतीश कुमार खफा हैं और वो बीजेपी पे और अमित शाह पे, मोदी जी पे दबाव बना रहे हैं कि ये नीतीश कुमार को फिर से
25 और 30 फिर से नीतीश वाला एक जो नारा या जुमला है, इसको मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित किया जाए नीतीश कुमार को। और पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार अब इस अवस्था में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को संभाल पाए। तो इस बात का फायदा उठाते हुए बीजेपी अब उनसे बचती भी जा रही है, लेकिन बीजेपी इतने मजबूत स्थिति में बिहार में नहीं है कि उनका कोई चेहरा सामने खड़ा कर दिया जाए तो उनको बहुमत मिल जाएगा। तो चेहरा नीतीश कुमार का रहे, लेकिन खेल पूरा सम्राट चौधरी और बाकी जो इनके जो गैंग के लोग हैं, मैं गैंग ही बोल रहा हूँ, बीजेपी को मैं कम से कम बिहार में तो पार्टी नहीं ही मानता हूं। तो नीतीश कुमार इसी बात से नाराज है कि आपने हमें मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, इसीलिए कोई संयुक्त रैली या सभा नहीं हो रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं का। मोदी जी के जहां जा रहे हैं वहां नहीं जा रहे हैं, अमित शाह जहां जा रहे हैं वहां नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। तो ये नाराजगी थी, लेकिन नीतीश कुमार जी को एक इस तरीके से घेरा हुआ है कि वो बच के भी कहीं नहीं जा सकते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद में अप्रासंगिक तो हो ही गए हैं और भी अप्रासंगिक हो जाएंगे, और किसी भी शर्त पर मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, किसी भी शर्त पर, चाहे जदयू कितना भी दबाव बना ले। और जो मैंने पिछली बातें कही कि निर्दलीय लोगों को जिताया जाएगा, जनसुराज के लोगों को जिताया जाएगा, AIMIM को जिताया जाएगा, तो एक ऐसी परिस्थिति बना दी जाए कि नीतीश कुमार चाह करके भी अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के रेस में ना ला पाए। और उसको और स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों के लिए और राजनीतिक लोगों के लिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी कवायद की जा चुकी है। क्या बात कर रहे हैं आप मंगेश जी? मैं जो मेरी 14-15 साल की राजनीति की समझ मुझे बता रही है, और जो मैं एज ए एक्टिविस्ट और एज ए एनालिस्ट मैं चीजों को समझता हूं, क्योंकि कई चीजों पे मैं पहले बोल जाता हूं तो बाद में लोगों को उस पर विश्वास आ जाता है। तो ये थोड़ा सा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी कवायद की जा चुकी है, परिणाम केवल आना बाकी है। मंगेश भाई, ये जो आप कह रहे हैं ये अपने आप में मतलब कि एक ऐसी बात आपने कह दी अभी। अब इसको लॉजिकली आपको बताना पड़ेगा दर्शकों को कि कैसे आप क्यों मानते हैं। ये आपने कह दिया, ये बहुत बड़ा बयान है। मैं तो बता रहा हूं ना कि ऐसे जगहों पे जहां कैसे हो सकते हैं और क्यों, मैं बता रहा हूं, क्यों, मैं बता रहा हूं ऐसे जगहों पे जहां पे जनसुराज जैसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है वर्तमान में, वहां पे कंट्रोवर्सी करके या ट्रायंगुलर और 4 एंगल बना करके जनसुराज को जिताया जाएगा, ताकि वो एक पार्टी बनी हुई है। निर्दलीय पे ज्यादा पकड़ होता नहीं है। तो पहले जनसुराज को जिताया जाएगा 4-5 सीट MIM को जिताया जाएगा, और फिर उसको अपने कब्जे में करेंगे अमित शाह, और कुछ निर्दलीय जो अपने दम पर जीत के आएंगे उनको भी NDA में मिलाने का काम किया जाएगा। और तब तक, जब तक ये कवायद चल रही है, तब तक के लिए ये कहा जाएगा, चूंकि राज्यपाल इनके अपने कोटे के हैं, अपने आदमी हैं, तो उनको कहा जाएगा देखिए किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राष्ट्रपति शासन आने का मतलब है कि गृह मंत्री के कब्जे में, और गृह मंत्री बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, तो उनके कब्जे में आना यानी बीजेपी की तरफ से। और तब तक नीतीश कुमार अप्रासंगिक कर दिए जा चुके होंगे, बीमारी के बहाने या बहुमत नहीं होने के बहाने से। और तब उसके बाद में जब अगला चुनाव आएगा, उस चुनाव में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाएगा। ये मेरी समझ काम कर रही है। और इस प्रयासों से दोनों तरफ नुकसान होगा। महागठबंधन को भी नुकसान करने का काम किया जा रहा है, जदयू को भी नुकसान करने का काम किया जा रहा है, और पूरा खेल अमित शाह जी खेल रहे हैं। मंगेश जी, आपके अब यहाँ अपने बिहार में कितनी 243 सीटें हैं विधानसभा की जी, 243, और बहुमत के लिए आपको 110 चाहिए। कितनी चाहिए बहुमत के लिए? 123 सरकार बनाने के लिए 123 सीट्स आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब आप जो कह रहे हैं, और जो मैं ठीक से इसको अगर समझ पा रहा हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि ना तो आरजेडी, ना जेडीयू, ना कांग्रेस और ना बीजेपी, ये बड़े 4 प्लेयर हैं, ठीक है। अभी इन चारों में से कोई भी प्लेयर्स को, कोई भी पार्टी को
उस तरह की सीटें नहीं मिलेगी जिससे वो एक दूसरे से मिलकर सरकार बना दे, तभी तो ये हो सकता है। अब एक एक लेयर और मैं खोल देता हूं तब इसके बीच में। अच्छा। एक लेयर ये है कि जदयू आज के डेट में डिवाइडेड है, और जी जदयू के डिवीजन के पीछे केंद्र की सरकार है। केंद्र में जी बैठे हुए मंत्री हैं, केंद्र में जी बैठे हुए मंत्री हैं, और जदयू के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पे जो इनको रखा गया है, जी। ये खबर आपने सुनी होगी कि इन सबको लोगों को बिठा करके नीतीश कुमार जी ने कुछ क्लास लगाया था। हाँ, लेकिन सुना था। परिणाम इस तो ये जो चीजें चल रही है, बिहार का चुनाव केवल बिहार का चुनाव नहीं है, ये केंद्र सरकार को भी एक कंधा दिए हुए, बैसाखी दिए हुए है। तो बिहार का चुनाव और केंद्र की सत्ता दोनों एक दूसरे से नाभीलाल संबंध है, एक दूसरे पर टिका हुआ है। लेकिन इस बात से नरेंद्र मोदी जी के दिल में कसक है कि पूरे देश हमने जीत लिया, लेकिन अपने नेतृत्व का मुख्यमंत्री हम बिहार में नहीं बना पाए हैं। तो उनके जीवन में जो एक कलंक लगा हुआ है, या एक अफसोस लगा हुआ है, या एक कमजोरी साबित हो रही है, या आंख में कील चुभ रहा है, वो बिहार है। तो नीतीश कुमार के रहते हुए ऐसी चीजें नहीं हो सकती है। अगर इधर मैं जो पिछला हमारी महागठबंधन की जो सरकार होने वाली थी, उस समय महागठबंधन में नहीं था, अब तो हूं मैं, कि मात्र 12,000 वोट या कुछ चंद सीटों से चीजें गड़बड़ हुई थी। तो उस चीजों से सबक लेकर के अलग ही खेल खेला जा रहा है। तो यह तभी संभव है जब नीतीश कुमार भी कमजोर हो, महागठबंधन भी कमजोर हो, और वो प्रशासनिक जो जो आप 11 आप पूछ रहे थे कि 11 सीटें, वो जो 11 गुजरात से जो पदाधिकारी भेजे गए उनकी भूमिकाएं क्या है, जी ये इसीलिए भेजे गए हैं, ये इसीलिए भेजे गए हैं कि अगर अगर लोकल दबाव में डीएम, या जो अभी नीतीश तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि हम 8वां वेतन आयोग लागू करेंगे और आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ये भी एक कवायद है सरकार के विपक्ष के नेता की तरफ से। इन सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो शतरंज का जो पासा बिछाया गया है, अब जितने साहस से और जितने स्पष्ट तौर पे मैं बोल पा रहा हूं, अब पता नहीं कि ग्राउंड पे इतना साहस पत्रकार लोग क्यों नहीं दिखा पाते हैं, या समझ क्यों नहीं पाते हैं। मैं तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूं, तब भी बोल पा रहा हूं मैं। नहीं, बड़ी बड़ी देखिए, मैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इनकी जो टेढ़ी चाल होती है, तो थोड़ा ऐसा विनम्र रूप से मेरा मानना है कि मुझे बहुत जल्दी थोड़ा इसका पता चल जाता है। मैं और मैं ये मैं हमेशा बताऊं हाँ मैं बताऊं ये आपके आपके बातों को इंडोर्स करते हुए आगे कर रहा हूं। जब मैं आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आया, तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई, तो वैसे ही चल रहा था कि मैंने कहा देखिए, कांग्रेस के लोग में थोड़ा सा भोलापन है, और आम आदमी पार्टी अमित शाह के दिमाग को रीड करके अपना एक्शन लिया करती थी। जो विभेद और मतभेद आपने चर्चा कर दिया, मेरी पीछे हिस्ट्री को टॉप से लेकर बॉटम तक लोग जान गए हैं कि हम क्या करते थे और क्या करने में सक्षम है। तो अमित शाह के दिमाग को अरविंद केजरीवाल और हमारे जैसे लोग पढ़ लेते हैं, और यही कारण है कि उसका रिमेडी भी निकालते थे हम लोग, और यही कारण था कि दिल्ली में सरकार चाहते करके भी नहीं बना पाते थे, और यही कारण है कि हमारे जैसे लोग आम आदमी पार्टी से नाराज हो गए, तो सरकार भी चली गई दिल्ली की। तो वो चीज मैं यहाँ समझ पा रहा हूँ, और पूर्वानुमान भी लगा रहा हूँ, पूर्वाभास भी कर रहा हूँ, चेता भी रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर इसका कोई उपाय हमारे शीर्ष नेतृत्व निकाल पाए, तो बिहार के लिए और देश के लिए भला होगा। हाँ, ये जो आपने कहा ना कि भाई शीर्ष नेतृत्व अगर कोई उसका उपाय निकाल पाए, ये बड़ा, वो ये बहुत बड़ा इफ एंड बट का मामला है भाई साहब, है ना। ये पता नहीं, अब ये कांग्रेस एक इतना मदमस्त और इतना महाकाय हाथी है कि वो अपनी मस्ती में चलता है। उसको उसका पहला अपेक्षा पांव जब अपेक्षा आगे है कि जाता है, क्या क्या कह रहे हैं? अपेक्षा है अपेक्षा है कि हम लोग के बातों को सुन के राहुल गांधी जी अपने मानसिकता में भी कांग्रेस कार्यशैली में परिवर्तन लाएं, और हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। संघर्ष तो हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 15 साल से अपनी जवानी लगा चुके हैं, आगे भी करेंगे। बस सुने। इस सुने जरूरी बात है, क्योंकि मैं अंगेश जी की बात से अपनी सहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये लोग हमेशा टेढ़ी चाल चलते हैं, ये लोग कभी सीधी चाल नहीं चलते हैं, है ना। वो टेढ़ी होती है,
और इतनी टेढ़ी, जितनी हो सके उतनी टेढ़ी चाल ये लोग सोचते हैं और फिर चलते हैं। तो ये जो कहा अंगेश भाई ने, आप दर्शकों को अगर याद होगा तो 5-6 दिन हो चुके हैं, उससे 5-6 दिन पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो आप सबको सामने प्रस्तुत किया था कि क्या बिहार में सब कुछ सेट हो चुका है। क्योंकि इनकी जो मूलतः मानसिकता है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर से एक बार। मैं वैसे बताता रहता हूं लेकिन फिर से बता देता हूं मैं। एक तो कुछ भी करके, कैसे भी करके बस चुनाव जीतना है, ये थंब रूल नंबर 1 है। इसमें जो आप साम दाम दंड भेद के ऊपर जो हो सकता है वो भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन चुनाव जीतना है। अगर उनको लगे कि ये निवाला मेरे मुंह में नहीं जा रहा है तो फिर वो जो सजाई हुई थाली है उसी को जो है खराब कर दो, बिखेर देना, ये बिखेर देना दूसरा थंब रूल है। ठीक है, तो थाली जो सजाई जा रही है अभी बिहार में, अगर उनको लग रहा है कि ये इस थाली से हम नहीं खा पाएंगे तो फिर कोई नहीं खा पाएगा। ये उनका दूसरा नंबर का और बड़ा महत्वपूर्ण थंब रूल है। तो ये बिल्कुल, और कब कैसे इस पर हम लोग अभी संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम जो भी नहीं भी सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, जो हमने और अंगेश भाई ने नहीं सोचा है। लेकिन कोई ऐसा भी कोई तिकड़म हो सकता है जिसके चलते ये राष्ट्रपति शासन वाला मामला जो अंगेश भाई कह रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं वो भी फीड बैठता हुआ नजर आता है। क्योंकि अंगेश भाई, जमीनी स्तर पर तो यही स्थिति है ना कि ये सरकार मतलब बीजेपी सरकार नहीं बना सकती या एनडीए नहीं बना सकता, क्या यही स्थिति? देखिए देखिए, मैं एक और बात कह दूं इस बीच में कि जो नीतीश कुमार जी के बारे में मेरी समझ विकसित हुई है जी, नीतीश कुमार जी ने कुछ काम जो किए हैं, जो जिसको आप लोग चर्चा करते हैं कि भाई बिजली आ गई और ये आ गया, वो जो अगर आंकड़ों में जाएंगे तो पहले 5% था तो उसको अगर 2% बढ़ा दिया तो 50% का ग्रोथ माना जाता है। तो ये आंकड़ों की जुमलेबाजी है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस हिसाब से बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए था 20 साल में वो नहीं कर पाए हैं। उन्होंने क्या किया कि वो बिहार को पीछे ही ले गए हैं। अगर मैं अपने एंगल से बात करूं, कैसे, तो पहले बिहार में दलित होता था, अब महादलित भी होता है। अब महादलित, जैसे हम मोबाइल में कहते हैं मैक्स है तो प्रो मैक्स है, अल्ट्रा मैक्स है, तो उसको उन्होंने डिग्रेड किया है। इसी तरीके से ओबीसी को ईबीसी में डाइवर्ट कर दिया, यानी अदर बैकवर्ड कार्ड से एक्सट्रीमली बैकवर्ड कार्ड में ये कर दिया। और उसी तरीके से पहले बिहार पिछड़ा होता था, अब अति पिछड़ा बिहार भी हो गया है। अति पिछड़ा हो गया, ये बिहार पिछड़ा वो नहीं है, अति पिछड़ा। हाँ, ये समझने वाली बात है कि अगर 20 साल आप शासन में रहे तो भाई अगर आप पिछड़ा राज्य थे तो आप उससे आगे आते, आप देखिए ये जो जातिगत जनगणना इन्होंने करवाया तो उसमें पर कैपिटा इनकम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उस पे जो है क्या आंकड़े आ रहे हैं। हर एक आंकड़ों में शिक्षा से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सब में 27वें 28वें पोजीशन पे बिहार है। तो ये इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग और हम जागरूकता फैला करके काम करना, इनको समझना पड़ेगा कि जो जाति की राजनीति है, जो आपका सवाल था, मैं जिस वर्ग से आता हूं, जन्म हुआ है, तो वहां के वोटर स्वाभाविक तौर पे बीजेपी के वोटर हैं। लेकिन आपकी आवाज बीच में चली गई थी कुछ चंद सेकंड्स के लिए। आपने कहा कि मैं आप कहां से आ रहे हैं, कुछ बता रहे थे आप। जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूं, जिस समुदाय में मैं पैदा हुआ हूं, वो स्वाभाविक तौर पे बीजेपी के वोटर हैं। लेकिन जब मैं आपने जो परिचय दिया कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो हमारा पूरा एरिया कांग्रेस की तरफ मूव कर गया था। लोग ने ये कहा कि भाई पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, इनका दिल्ली की राजनीति रही है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारे जैसे लोग पढ़े लिखे जब जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके एक विकास की बात करेगा तभी ये चीजें बदल सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर एक लोग आकर के जाति की बात करना शुरू कर देता है यहाँ पे, और वही जिसको लाभ मिलता है उस जाति का राग अलापने लगता है और वो चीजें फिर वो हो जाती हैं। तो स्वाभाविक तौर पे बीजेपी के
पक्ष में जाने वाले वोट की संख्या एकदम मतलब 10 से 15% है। कुछ लोग 10%, हम 15% बोलते हैं। लेकिन उसका जो नैरेटिव बनता है, आपको ये बता दूं कि जो मोची समुदाय है बिहार में, पासवान समुदाय है, वो बीजेपी को वोट देता है। लेकिन वो जो गठबंधन है, इसका समीकरण बना करके फिर उसको इधर से उधर घुमाने का काम किया जाता है। चलिए, वो उनके शीर्ष नेतृत्व का काम है। तो इस चीजों को भी हम लोग को साधना है। मैं तो कह रहा हूं कि जाति जनगणना से ज्यादा अच्छा कितने स्कूल कहां कहां पे थे उसकी गणना होती, कहां कहां पे हॉस्पिटल थे उसकी गणना होती, टीचर के क्वालिटी टीचर का क्वालिटी इंडेक्स बनता। डॉक्टर आवाज चली गई, आपकी चली गई, आपकी आवाज चली गई। कुछ मेरे ख्याल से ब्लूटूथ कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी, योगेश भाई? जी जी, अब आ रही, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज चली गई थी। आप प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर बिहार, एक बात मैं जो बिहार डायलॉग वाले में बोलता हूं कि बिहार पिछड़ा क्यों, ये बात आपको बड़े बड़े विश्लेषक नहीं बताएंगे मयूर भाई। सबका मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि जिस समय में बिहार, पूरे भारत में 1991 में ग्लोबलाइजेशन आ रहा था, बिहार का दुर्भाग्य ये रहा कि उसी समय में जातिगत राजनीति यहाँ पे ज्यादा मुखर हो गई। बिल्कुल। तो ग्लोबलाइजेशन आने का जो फायदा बिहार को मिलना चाहिए था, इंडस्ट्री लगने का जो फायदा मिलना चाहिए था, और इसी समय में, सेम समय में राम मंदिर का आंदोलन भी चल रहा था। तो ये दो चीज इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने के कारण जो जातिगत राजनीति का उभार आया, और जो राम मंदिर का आंदोलन खड़ा किया गया, जो कि बीप मंडल कमीशन के अगेंस्ट में किया गया। तो इन सारी चीजों को अगर ग्लोबलाइजेशन के साथ में रिपील कर दिया जाता, आने दिया जाता, तो आज बिहार 27वें नंबर पर नहीं होता, फिर से कम 4थे-5वें नंबर पे होता। इस चीज की चर्चा कोई भी राजनेता नहीं करता है, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं करता है, और सब एक दूसरे के हवा में भरना जाता है। हमारा विचार कभी कभी लोगों को चुभ जाता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। ये बात सच है। नहीं, ये बात सच है। मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने आज कह दी है अंगेश भाई। अब चुनाव खत्म होते तक हम आपको परेशान किया करेंगे, और हम जो है थोड़ा फ्रीक्वेंटली आपको बुलाते रहेंगे। तो आप थोड़ा वक्त निकाल के जो है हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए, मेरे पास जब समय होगा आपके लिए उपलब्ध रहूंगा सर, मयूर भाई। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये अंगेश जी थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, और जिससे मैं सहमति रखता हूं। मैंने कहा कि इनकी जो है ये फितरत, यही फितरत है। कैसे भी करके जीतेंगे तो हम ही, और अगर हम नहीं जीत पा रहे हैं तो किसी को जीतने भी नहीं देंगे। तो अगर ये परिणाम हमको 14 नवंबर के बाद, या 14 नवंबर, हाँ बिल्कुल 14 तारीख को परिणाम है, तो अगर उसके बाद हमको अगर इस तरह की स्थिति बिहार में देखने को मिले, तो आप जो हमारे सब साथी हैं, कम से कम आपको तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यही बताना था आज, है ना। अब इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया, क्या प्रतिभाव, आप लिख के हमको कमेंट के जरिए बताइएगा। और अगर ये बातचीत आपको सार्थक लगी हो तो फिर इसको लाइक करें, इसकी लिंक है, इसको उतना शेयर कीजिए। और ये मंच आप ही का है, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अपने साथियों से भी करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।